अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपना चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और एक्सरसाइज जो है वो 6.1 है। ठीक है, तो आसान चैप्टर है लेकिन समझने वाला चैप्टर है। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्ट पे जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा तो बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि फिर याद करना पड़ जाएगा, और थ्योरम्स को कभी भी याद नहीं करते हैं बल्कि उनको समझते हैं। तो बेसिक चैप्टर है, आगे जो भी चीज़ें आएंगी वो इससे रिलेट करती हैं। तो इस चैप्टर को ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 या 9.4 कोई भी एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा इस एक्सरसाइज को बगैर देखे। तो पहले इस चैप्टर को समझ लीजिए कि इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। और जो बच्चे ग्रुप में हैं तो वो भी इस वीडियोस को जो है, ये जो वीडियो है इसको पूरा देखें, ताकि जो है वो इस चैप्टर को समझ सकें। इंशाल्लाह तमाम इस चैप्टर के जितने भी सवालात हैं वो करवाऊंगा, और 9.1 के भी तमाम सवालात मैंने आपको करवाने हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, आपको ये वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, चैप्टर का नाम ही है कि कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है वो होता क्या है और ये क्या चीज़ होती है, तो ये सबसे पहले जो है इसके ऊपर बात करेंगे, ताकि फिर मैं आपको चैप्टर समझा सकूं। अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज करा दी कभी भी समझ नहीं आएगी। अगर ये चीज़ मैंने आपको यहाँ समझा दी तो आप इस चैप्टर को खुद ही समझ जाएंगे और इजीली कर सकेंगे। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज, ठीक है, SIZ, साइज और शेप का सेम होना। ठीक है, तो सेम साइज और शेप का जो है वो सेम होना, ये जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होता है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कोई साइज सेम है या शेप सेम है या नहीं है। अब देखिए, मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, ये A ट्रायंगल है, ये B ट्रायंगल है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट है? अगर मैं इन दोनों को एक के पीछे एक रख दूं, ये दोनों मैंने एक के पीछे एक रख दिए, तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। अब ये कैसे एक ही नजर आएगा कि सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे। यानी कि ये मैंने दो ट्रायंगल थे, एक के पीछे एक रखा, तो आपको सिर्फ एक ही ट्रायंगल नजर आया। अब एक ट्रायंगल कैसे नजर आया कि वो एक ट्रायंगल बन गया, यानी एक ट्रायंगल ने दूसरे ट्रायंगल को छुपा लिया, तो सिर्फ एक ही नजर आ रहा है। तो ये किस कंडीशन में होगा कि ये जो साइड थी हमारे पास, ये जो हमारे पास साइड S1 थी ये भी सेम थी, साइड S2 थी ये भी सेम थी, और साइड S3 थी ये भी सेम थी। यानी ये जो A ट्रायंगल है इसकी साइड S1 इस B ट्रायंगल की साइड S1 के सेम थी, यानी ऐसे थी, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ना, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है कि उल्टा S बना हुआ है और दो जो है वो पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ये क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का साइन कहलाता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि S1 जो है वो S2 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम साइज की है और सेम जो है वो शेप है, यानी लेंथ भी सेम है, दोनों लाइन है। ठीक है, तो साइज, तो हमारे पास ये लाइन 2B लाइन जो हमारे पास इसकी लाइन थी, यानी ये जो हमारे पास इस ट्रायंगल की जो S1 की लाइन है ये इस ट्रायंगल के S1 के बराबर है। अच्छा, ये जो इस ट्रायंगल की S2 की लाइन है ये इस ट्रायंगल के S2 के बराबर है। तो जब भी ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, एक के पीछे एक रखा तो छुप गए। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल कैसे कि आपके पास दो एक एक के सिक्के हैं। मैं आपको जो है मैं इसको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिकल भी अपने लिए कर सकते हैं कि आपके पास दो ₹1 के सिक्के हैं। अच्छा, ये सिक्का 1 है, ये सिक्का 2 है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं। सेम शेप है, आपको पता चल गया कि दोनों सर्कल हैं, समझ में आ रहा है। अब सेम साइज है, यानी कैसे पता चलेगा? अगर आप एक सिक्के को दूसरे के ऊपर रख दें, ये एक सिक्का रखा मैंने और इसी के ऊपर दूसरा सिक्का रख दिया, तो एक सिक्के ने दूसरे सिक्के को छुपा लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये सिक्का जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट यानी सेम शेप, सेम साइज का है। तो इसी तरह से जो है हम कॉन्ग्रुएंट को पहचानते हैं कि सेम साइज होगा, सेम शेप होगा। अच्छा, एंगल भी सेम थे जब भी जो है वो ट्रायंगल ने एक दूसरे को छुपा लिया, तो कॉन्ग्रुएंट में एंगल भी सेम आते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में एंगल भी सेम आते हैं। तो जब भी आपसे पूछे कोई कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे सेम शेप के हों, सेम साइज के हों, तो ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल को तो आपको मतलब पता है कि जिसके 3 एंगल हो। अब 3 एंगल कैसे कि एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल ये हो गया, तो 3 एंगल थे
तो ये जो है वो ट्राइंगल कहलाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है यानी दोनों ट्राइंगल के साइड्स भी सेम है। ये ट्राइंगल ए है, ये ट्राइंगल बी है, ठीक है। ये ट्राइंगल ए है, ये ट्राइंगल बी है। एक और बार ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, अब थोड़े बड़े ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्राइंगल ए है, ये ट्राइंगल बी है। अच्छा, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, अभी आप थोड़ा सा आगे जब थ्योरम करूंगा खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ए है, ये ट्राइंगल बी है, ये ट्राइंगल बी है। अच्छा, ये जो हमारे पास साइड है इसे मैंने ए कह दिया और इसे बी कह दिया। ये जो साइड है मैंने इसे ए कह दिया और इसे बी कह दिया, ठीक है। अलग अलग नाम दे लेते हैं, इसे डी कह दिया और इसे ई कह दिया। तो ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी सी के। तो आप कैसे डिनोट करेंगे कि ए और बी लगाएंगे। अच्छा, सेगमेंट लगाएंगे। ये जो है जब भी ऊपर लाइन डली हुई हो तो इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है कि एक लाइन एक तरफ से शुरू हो रही है, दूसरी तरफ जाके खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। वरना अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये इन्फिनिटी पर जाती है। लेकिन जब भी लाइन सेगमेंट कहते हैं तो एक जगह पर शुरू होकर दूसरी जगह पे खत्म होने का मतलब होता है, ठीक है, कि एक जगह पे शुरू हो रही है दूसरी जगह पे खत्म हो रही है। अच्छा, तो ये ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी सी के। तो कैसे शो करेंगे? कॉन्ग्रुएंट का साइन मैंने आपको बताया कि ये जो है वो उल्टा एस बना दें और दो पैरेलल लाइन, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ये जो है वो हमारे पास डी सी हो गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में यहाँ सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, ए बी इक्वल टू बी डी सी। देखिए, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट को शो नहीं किया जाता। कॉन्ग्रुएंट को ऊपर वाले तरीके से शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है वो आइडेंटिकल चीजों को बताते हैं कि भाई ए बी जो है वो बिल्कुल सेम है डी सी के। यानी अगर ए बी की जो लाइन है वो 5 सेंटीमीटर की है तो डी सी भी जो है वो 5 सेंटीमीटर की होगी और सेम शेप भी होगा। देखिए, ये भी लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो आप समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है कि सेम शेप का होना और सेम साइज का होना, ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि आपके इर्द गिर्द क्या क्या चीजें कॉन्ग्रुएंट है? तो बहुत सी चीजें, हमारा जिस्म भी एक कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें, एक इंसान का जिस्म कैसे बनता है? एक सर होता है, उसके बाद एक जो है वो बॉडी होती है बीच में हमारे पास, ठीक है, एक बॉडी बना ली। उसके फिर हाथ होते हैं हमारे पास दो, ठीक है, दो हाथ होते हैं, ठीक है, दो, और फिर दो पाँव होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि हमारा जिस्म भी कॉन्ग्रुएंट है, तो कैसे पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट है? कि सेम शेप का होना चाहिए, सेम साइज का। तो अगर मैं अपना जिस्म या किसी इंसान का जिस्म बीच में से काट लिया जाए और इसके ऊपर यानी इस हिस्से को दूसरे हिस्से के ऊपर रख दिया जाए तो आपको ऐसे नजर आएगा, एक ही चीज नजर आएगी आपको, ठीक है, ऐसे नजर आएगा, ऐसे एक हाथ एक पाँव, ठीक है, ऐसे नजर आएगा ना, क्योंकि एक हिस्सा मैंने दूसरे हिस्से के ऊपर रख दिया। तो ये आपको इस तरह नजर आएगा। तो ये हमारा जिस्म भी कॉन्ग्रुएंट होता है। तो दो सिक्के लीजिए, 2-2 रुपए के या 5-5 रुपए के, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम साइज सेम शेप के होते हैं। तो एक सिक्के को दूसरे सिक्के के ऊपर रख दीजिए, ये 2 रुपए का सिक्का है, ये 3 रुपए का, ये भी 2 रुपए का सिक्का है। 3 रुपए का तो कोई सिक्का आता नहीं है, ठीक है। तो ये जब मैंने एक सिक्के को दूसरे सिक्के के ऊपर रखा तो एक सिक्का छुप गया, सिर्फ दूसरा सिक्का, एक ही सिक्का नजर आ रहा है। तो यानी ये कॉन्ग्रुएंट है, जब ही छुप गया। अगर अब इसी तरह से मैं ये करूं कि ये 2 रुपए का सिक्का है, ये 5 रुपए का सिक्का है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो 2 रुपए का सिक्का छोटा नजर आएगा, 5 रुपए का सिक्का बड़ा नजर आएगा। तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट जो है वो नहीं हुए। ये 2 रुपए का सिक्का आ गया, ये 5 रुपए का सिक्का ये आ गया। कि 5 रुपए का सिक्का बड़ा था तो वो पहले ऊपर की तरफ नजर आ गया, अगर ऊपर रखा है, ठीक है, नीचे रखा है तो नीचे की तरफ नजर आ गया, और ऊपर जो 2 रुपए का सिक्का रखा है वो अलग नजर आ रहा है। तो ये चीज होती है हमारे पास कॉन्ग्रुएंस, और तो ये कंपैरिजन कहलाता है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंट हम क्यों चेक करते हैं? हम इसलिए चेक करते हैं कि हमारे पास चीजों में स्टेबिलिटी आए। आपने ब्रिज बना हुआ देखा है? अक्सर आपने इस तरह का ब्रिज बना हुआ देखा होगा, अगर आप साइड से देखें तो इस तरह से ब्रिज बना हुआ होता है। तो इस तरह से सेम ट्राइंगल ड्रॉ किए गए होते हैं उसमें, सेम ट्राइंगल। सेम क्यों ड्रॉ किए जाते हैं? ताकि स्टेबिलिटी आए, मजबूती आए। अगर छोटे बड़े ट्राइंगल बना देंगे, मतलब ऐसे करके देखें, मैं बताता हूँ आपको। अगर ऐसे छोटे बड़े ट्राइंगल बना देंगे कि ये एक बड़ा बना दिया ट्राइंगल, ये इतना बड़ा बना दिया, ये छोटा बना दिया और ये थोड़ा और बड़ा बना दिया, तो ब्रिज में स्टेबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। कोनों से तो वो स्ट्रांग होगा, लेकिन जैसी तेज हवा चलेगी या आंधी आएगी, ब्रिज बीच में से टूट जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का प्रोसेस हमें यहाँ पर इस्तेमाल होता है कि हमें सेम शेप और सेम साइज की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसलिए हम कॉन्ग्रुएंसी जो है वो करते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल का सेम शेप का होना, सेम साइज का होना क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा।
चलें अब आ जाते हैं, आपने समझ लिया कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। थ्योरम की तरफ आते हैं, थ्योरम करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 में आपको सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एम ए बी, यानी एम का मतलब होता है मेजरमेंट। यहां पर जब भी एम आएगा वो मेजरमेंट आएगा, यानी मेजरमेंट की गई है ए बी लाइन की, वो बराबर आ रही है। मेजरमेंट की गई है मेजरमेंट की गई है ए बी लाइन की, ठीक है, वो बराबर आ रही है मेजरमेंट सी बी के, ठीक है, सी बी के मेजरमेंट आ रही है। तो और एंगल जो है वो एंगल ए और एंगल सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट यानी सेम है। तो प्रूव दैट कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, आपने ये प्रूफ करना है। तो किस तरह प्रूफ करेंगे, थ्योरम लिखेंगे, हम चेक करेंगे कि जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं या नहीं है। ए का जो है वो पोस्टुलेट लग रहा है या नहीं लग रहा, एस का पोस्टुलेट लग रहा है या नहीं लग रहा है, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलें आए डिटेल में बताऊंगा, कोई भी चीज़ जो है वो बगैर बताए नहीं करवाऊंगा ताकि समझने में मुश्किल ना हो। अगर एक नुक्ता भी बगैर बताए लगाया आपको बात समझ नहीं आएगी तो डिटेल में समझाऊंगा। तो सवाल नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखें, आप सबसे पहले ये बात याद रख लें कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड जो है वो किसी भी एक ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल अगर दूसरे वाले ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर आ जाएगा ना, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अब नाम दे देते हैं, पहले वाले हमने एंगल को ए कह दिया, दूसरे वाले को डी कह दिया, और ये बीच वाले पॉइंट को बी कह दिया, और इसको जहां पर ये वर्टेक्स मिल रहा है इसे ई कह दिया, जहां पर दो लाइनें आपस में मिलती हैं वो वर्टेक्स होता है, ठीक है, और ये सी कह दिया। तो फिर मैं यहाँ दोहरा रहा हूं कि अगर इस ट्राइंगल के, यानी जो ये ट्राइंगल है इसके दो साइड, जैसे कि साइड ए डी और साइड बी ए बी, दूसरे वाले ट्राइंगल के साइड ई बी और सी ई के बराबर हो गया, और एक एंगल भी बराबर आ गया दोनों में, दोनों ट्राइंगल में, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ लिखवाऊंगा आपको वो सोल्यूशन लिखवाऊंगा। अच्छा, अब इस सोल्यूशन को फिर मैं समझाऊंगा भी कि ये मैंने लिखवाया क्या है। सोल्यूशन गिवन, तो सोल्यूशन गिवन में है कि बी आपको नजर आ रहा है मिड पॉइंट है, यानी ए सी का भी मिड पॉइंट है और डी ई का भी मिड पॉइंट है। तो यहां लिखा जाएगा कि बी इज द मिड पॉइंट यानी बीच की लाइन या बीच का पॉइंट, ठीक है, बीच का पॉइंट ऑफ टू इंटरसेक्टिंग AC लाइन सेगमेंट और DE, ठीक है, AC और DE। अच्छा, आपने प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करने के लिए क्या दिया गया है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें सवाल में कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करो कि ट्राइंगल ABD जो है, यानी ये ABD जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBE के, ठीक है, CBE के कॉन्ग्रुएंट है। हमें ये चीज सिंपल प्रूफ करनी है, तो हम जो है इसे प्रूफ करेंगे। अब देखें किस तरह प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर बनाऊंगा अपना सिंपल, यहां पर थ्योरम, क्या बनाएंगे, यहां पर हम थ्योरम बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ थ्योरम बनाने के लिए लाइन्स ड्रॉ कर दी। हम जो है वो लिख के दिखाएंगे कि वाकई ही एक चीज दूसरे के बराबर है या हम सिर्फ ऐसी जुबान से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ में हमें जो है वो प्रूफ करा के दिखाना होता है चीज को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहां लिखेंगे स्टेटमेंट। थ्योरम का क्या मतलब होता है, थ्योरम का मतलब होता है वो लॉस या वो चीज जो कि मैथ में अगर एक बार हो जाए तो बार बार फॉलो होंगी, ठीक है, यानी वो चीज अगर एक बार ट्राइंगल पे लग जाए तो वो हर दूसरे ट्राइंगल पे अगर वो सेम है और सेम कंडीशन में है तो वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गई, ये रीजन हो गई। अच्छा, हमें क्या प्रूफ कराना है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है CBE के। तो मैंने कहा है कि दो साइड बराबर लेंगे और एक एंगल बराबर ले लेंगे। तो आपको सबसे पहले गिवन क्या है, आपको सबसे पहले गिवन है, यानी सबसे पहले पॉइंट में आपको गिवन है, या पॉइंट नंबर 1 लिख देते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको गिवन है कि ये जो AB है ना, यानी AB जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, कॉन्ग्रुएंट है ये BC के,
या जिसे उन्होंने सी बी लिखा तो सी बी लिख लेते हैं। अच्छा, अब आप बोल रहे होंगे सर आपको कैसे पता चल रहा है कि ए बी जो है वो सी बी के बराबर है, किस तरह से? देखें यहाँ पर रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं एक रफ वर्क लिख रहा हूँ, आपने रीजन में लिखना नहीं है। ये लाइन है आपके पास 10 सेंटीमीटर की। अब मैं ऐसे बोलूँ कि इसके मिड पे, यानी ये टोटल लाइन है 10 सेंटीमीटर की, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके मिड पे ना पॉइंट लगाओ, तो आप कहाँ लगाओगे? बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में लगाओगे मिड पॉइंट पे। तो फिर जब मैं बोलूंगा कि आप बताओ कितनी लाइन बची, तो आप बोलोगे कि सर 5 सेंटीमीटर की इधर बच रही है, 5 सेंटीमीटर की इधर लाइन बच रही है और 5 सेंटीमीटर की इधर भी बच रही है। क्यों? क्योंकि सर हमने बीच में पॉइंट लगाया है, तो आधी उधर चली गई, आधी इधर चली गई। या मैं आपको बोलूं कि आपके पास जो है वो 2 मीटर का एक जो है वो आपके पास एक चॉकलेट है, 2 मीटर की चॉकलेट बार है। 1 मीटर बोलूं कि आप रख लो, 1 मीटर दूसरे बच्चे को दे दो, तो क्या करोगे? बिल्कुल बीच में से काटोगे, यानी मिड पॉइंट पे से काटोगे, तो आधा उधर चला जाएगा, आधा आपके पास आ जाएगा। तो बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही है कि बी जो है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो आधा ए बी होगा और आधा बी सी होगा। ठीक है, बीच में से कटा हुआ है ना, तो आधा ए बी और आधा बी सी हो जाएगा। तो ये हमें गिवन है। ठीक है, मिड पॉइंट भी है और गिवन भी है, तो हमने सिर्फ गिवन लिखना है। अच्छा, दूसरी क्या चीज आपको दी हुई है? आपको कहा जा रहा है कि एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल सी के। एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, तो हमने यानी कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, तो ये भी आपको हो गया गिवन। ठीक है, ये गिवन हो गया, दोनों चीज आपको उन्होंने करके दे दी, आपको टेंशन से निकाल दिया। तीसरी चीज आपने फाइंड करनी है। तीसरी चीज क्या है कि साइड डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड बी ई के। अब आप बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चल रहा है? मैंने फिर कहा था कि ये बी जो है वो बीच में काट रहा है ए सी को और डी ई को, तो जब बीच में काटेगा बी तो ये आधा हो जाएगा, यानी ए डी और ए आधा हो जाएगा, डी और बी आधा हो जाएगा और बी और ई आधा हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूं कि ये आपके पास दो चीजें हैं, ये बीच में से कटा हुआ है, तो आधा इतना होगा, आधा इतना, आधा इतना, आधा इतना, तो यहां पर आपने आधा ले लिया, तो यहां पर भी जो है वो आधा आ रहा होगा ना। ठीक है, तो ये भी पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसीलिए ये हमारे पास क्या होंगे? दोनों साइड्स बराबर होंगे कि डी बी को अगर आप मेजर करोगे तो बी ई के ही बराबर आएगा। तो ये बात प्रूफ हो गई। हमारे पास दो साइड बराबर आ गई, एक एंगल बराबर आ गया। तो जब भी दो साइड बराबर आ जाए ट्राइंगल में, यानी दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर आ गई हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है, दो ट्राइंगल की बात हो रही है। तो जब भी दो ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर आ जाए और दो एंगल बराबर आ जाए, तो ये जो है वो एस पोस्टुलेटेड को फॉलो करता है, पोस्टुलेटेड को जो है वो फॉलो करता है। तो ये किस पोस्टुलेट को फॉलो करेगा? एस पोस्टुलेट। एस पोस्टुलेट क्या कहता है कि एस मतलब एक साइड, दूसरा एस मतलब दूसरी साइड। एक साइड बराबर आ गई, दूसरी साइड बराबर आ गई और एंगल बराबर आ गया। ए का मतलब एंगल, तो साइड बराबर आ गई, एंगल बराबर आ गया, साइड, तो दो साइड एक एंगल बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि जो गिवन दोनों ट्राइंगल हैं वो आपस में क्या है? ये हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, तो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो देख लिया हमने किस तरह से जो है वो सिंपल लिखकर ये बात साबित कर दी। अच्छा, एक चीज और देखें कि जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए और डी, ठीक है, ए और डी, ठीक है, ए और डी, ठीक है, ए और डी यहां लिख लीजिए कॉन्ग्रुएंट। ये मैं इसलिए ऊपर लिख रहा हूं ताकि हम जो है वो नीचे ही लिख सकें। तो ए और डी ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप ए डी बी को बीच में से काट दें और एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रख दें, ठीक है, बीच में से काट देंगे ना तो दो ट्राइंगल हो जाएंगे ना आपके पास। अभी भी ये दो हैं तो दो हो जाएंगे। तो जब आप इसे बीच में से काटेंगे तो दो हो गए, तो अब एक दूसरे ट्राइंगल के ऊपर भी मैं दूसरा ट्राइंगल रख रहा हूं, तो ये आपको एक ही नजर आ रहा है, ऐसा तो नहीं है दो नजर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब कोई चीज कॉन्ग्रुएंट होती है तो वो एक ही नजर आती है, दो नजर नहीं आती। तो ये डी, तो ए और डी जो है वो ई और सी के क्या है? बराबर है, यानी ये भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और ये हमें किस तरह पता चल रहा है कॉन्ग्रुएंट है? ये जो है हमें एस पोस्टुलेटेड से पता चल रहा है
SAS पोस्टुलेटेड से पता चला। ठीक है, सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं हुई करने में। कितना सिंपल देख लिए, डेरी कितना सिंपल थ्योरम था हमारे पास। स्टेटमेंट यानी हमने यहाँ पर बताया क्या चीज़ किसके बराबर है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर रीज़न देके चीज़ों को वाजे कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रायंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया और तमाम चीज़ें लिख के बता दी। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, वो भी इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये सिंपल था बहुत। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस साइड को इसके बराबर लिया और इस साइड को इस साइड के बराबर लिया, तो दो साइड्स बराबर आई, एक एंगल बराबर आया, बात साबित हो गई, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हैं। मेरे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म ऑफ द एंगल, प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, तो इसमें देखें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले कि ये आपको दिया हुआ इन्होंने एक आर्म और ये दूसरा आर्म। इसमें कहा जा रहा है कि एक जो लाइन है, यानी एक जो लाइन है वो परपेंडिकुलरली कट कर रही है और परपेंडिकुलरली इस तरह से कट कर रही है। ठीक है, ये शेप दी हुई है ना, ये कहा जा रहा है ना कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म ऑफ द एंगल, यानी बीच में से काटा जा रहा है। तो यहाँ पर ये एंगल सेम आएगा, यहाँ पर ये एंगल सेम, क्योंकि जब बीच में से एक चीज़ काट देंगे तो एक तरफ दूसरी तरफ भी चीज़ सेम आएगी और पहली तरफ भी चीज़ सेम आएगी। अच्छा, यहाँ पर फिर आगे क्या बना हुआ है, आगे इसको जो है वो आगे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमें नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, बी, ठीक है बी, और फिर ये एक लाइन भी इधर बन रही है, ये लाइन भी बन रही है, ये लाइन डॉटेड बन रही है, तो मैं थोड़ा सा इस तरह बना देता हूँ। ठीक है, मैं सीधी बना रहा हूँ, डॉटेड नहीं बना रहा। ठीक है, ये हो गया, इसको क्यू कहा जा रहा है, क्यू, इसको आर कहा जा रहा है, और इसको पी कहा जा रहा है, इसको पी, और इसको ए कहा जा रहा है, और इसको डी कहा जा रहा है, डी, ये डी लाइन है, और इसको जो है वो कहा जा रहा है सी। ठीक है, तो ये एंगल को भी नाम दे देते हैं कि ये जो एंगल है 1 है, ये जो नीचे एंगल बन रहा है ये 2 बन रहा है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल जो है वो इन्होंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये एंगल बन रहा है 3, ये एंगल बन रहा है हमारे पास, इधर मैं एंगल बनाता हूँ, ठीक है, इधर एंगल बनाना है हमने, ये 4 एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है 4। तो यहाँ पर हमने जो है वो इसमें जो है वो इसको प्रूफ करना है कि इसका बताना है कि क्या इधर हो रहा है और क्या चीज़ इधर की जा रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है, हमें देखें क्या गिवन है। गिवन है हमें जो यानी लिख के दिया गया है कि गिवन बी डी, यानी ये जो लाइन सेगमेंट बी डी है, लाइन सेगमेंट ये बी डी, और ये बी डी क्या है, मिड पॉइंट है, यानी दरमियान में से काट रही है। बाइसेक्टर का मतलब होता है काटना, दरमियान में से काटना, बाई सेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। और कौन से एंगल को काट रही है, ए बी सी को काट रही है, यानी ये जो डी वाली लाइन है ए डी, ये बी डी लाइन जो है वो काट रही है ए बी सी को। ठीक है, एंगल ए बी सी को काट रही है। अच्छा, काट देगी दरमियान में से, तो फिर आधा उधर बच जाएगा, आधा इधर बच जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है आपको, P लिखा हुआ है, P इज एनी पॉइंट, POINT पॉइंट, इसको थोड़ा सा एनी को सही कर लीजिए। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन BD। अब BD क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये BD है, BD इसका पॉइंट है, और PQ एंड PR, ये PR ये हो गया, P यानी BD ये हो गया हमारे पास, BD ये सेम चला गया हमारे पास, और PQ हमारे पास जो आ गया इधर PR, ये जो पॉइंट है हमारे पास PR है, PR ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन जो है वो एक ट्रायंगल बना रही है। अगर मैं इसको छुपा दूँ तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल बन रहा है, यानी यहाँ से 3 एंगल बन रहे हैं ना, एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये 3 एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, PR की वजह से, PR लाइन की वजह से, और QR लाइन इधर से काट रही है, ये कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, R परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर है, ये साइन जो है ना वो परपेंडिकुलर का होता है, उल्टा T, ऑन BA के
देखिए याद करने का नहीं होता, समझा रहा हूँ यहाँ पर मैं, जब भी आपको याद करने का होता तो समझाता नहीं कभी भी, बस लिखवा देता और कहता अब आप याद कर लीजिएगा इसे। रिस्पेक्टली, ठीक है, रिस्पेक्टली, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिस्पेक्टिवली। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है हमने, कि प्रूफ ये करना है हमने कि ये जो हमारे पास पी क्यू है ये कॉन्ग्रुएंट है, ये पी क्यू जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, यानी पी क्यू लाइन जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है पी आर लाइन के। चले मैं आपको बताता हूँ यहाँ कहा क्या जा रहा है कि ये पी क्यू लाइन जो है ये पी आर लाइन आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम आएगी। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर आर इक्वल इन मेजरमेंट, यानी ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल भी दिख रहा होगा आपको, तो ये बराबर है मेजरमेंट में, यानी ये जो है मेजरमेंट में कब बराबर आएंगे, जब कॉन्ग्रुएंट हो, सेम साइज हो, सेम शेप हो। तो चले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं और इसको डिनोट करते हैं, बताते हैं कि वाकई ऐसा है या हम तुक्के मार रहे हैं। चले ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक एक करके लिखवाता जाऊंगा, एक एक करके बताता जाऊंगा। चलें स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट और RESONS रीजंस। अच्छा, तो अब हम यानी किन दो ट्रायंगल के दरमियान कंपैरिजन करेंगे, ABAQP और BRP के दरमियान। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, PQB ट्रायंगल PQB, इनके दरमियान हम कंपैरिजन यानी फ़र्क करेंगे कि वाकई बराबर हैं या नहीं है। और PRB इनके दरमियान हम फ़र्क करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखें, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है, यहाँ पर जो है वो एक ख़ास प्रॉपर्टी लगेगी, जिस प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास ASA। अगर दो एंगल सेम आ गए और एक साइड सेम आ गई तो ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम आएंगे, ठीक है। तो चलें दो एंगल सेम देखते हैं। देखें, ये वाला एंगल सेम होगा, क्यों? क्योंकि जब भी आप बीच में से किसी चीज़ को काटेंगे तो आधा उस तरफ रह जाएगा, आधा इस तरफ आ जाएगा। तो ये एंगल वन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, एंगल का साइन शो किया जाएगा। एंगल वन कॉन्ग्रुएंट आ गया एंगल टू के, और ये आपको है गिवन, यानी दिया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं दिया हुआ है, गिवन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, एंगल थ्री आप देख सकते हैं, एंगल थ्री एंगल फोर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। देख लीजिए, ये आपस में एंगल थ्री एंगल फोर परपेंडिकुलर है, नहीं, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये भी हमें, ये क्या कहा जा रहा है, ये ईच जो है, यानी ईच इज RT, यहाँ लिखेंगे हम ईच इज RT का मतलब दोनों एक दूसरे के राइट एंगल है, यानी दोनों एक दूसरे के सामने सामने है और परपेंडिकुलर है। RT का मतलब होता है राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। R का मतलब राइट, T का मतलब ट्रायंगल। अब एक साइड लानी है बराबर, तो कौन कौन सी साइड बराबर है, चले वो भी देख लेते हैं कि BP जो है आपके पास, BP बराबर है, या जो BP है आपके पास ये बराबर है आपके पास BP के, BP बराबर है BP के। अब आप बोलेंगे सर ये BP के बराबर है, कुछ समझ नहीं आ रही बात, तो मैं आपको समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखिए, ये BP वो लाइन है जो कि BR के साथ भी मौजूद है और BQ के साथ भी मौजूद है, यानी ये BP की जो लाइन है ना, यही दोनों ट्रायंगल के साथ मौजूद है। तो दोनों ट्रायंगल के साथ सेम जगह पर आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग जगह पर आ रही हो, सेम जगह पर आ रही है। मतलब अगर ऊपर वाला हिस्सा छुपा देंगे तो एक ट्रायंगल नजर आएगा, ऐसे करके देखें। अच्छा, आप नीचे वाला हिस्सा छुपा देंगे तो एक और ट्रायंगल नजर आएगा। तो BPBQ और BRQ ये दोनों जो है वो दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, लेकिन जो बीच वाली लाइन है वो सेम है दोनों ट्रायंगल में, और सेम शेप सेम साइज की आ रही है। तो ये क्या है हमारे पास, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, कॉमन यानी दोनों में मौजूद है। तो देखें, इधर क्या प्रॉपर्टी लग रही है कि ये बात प्रूफ हो गई है कि ये जो हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसे, इधर ही लिखूंगा मैं।
तो ये बात प्रूफ हो गई है। ये तो पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है हमारे पास। तो सेकंड स्टेप में ये हमने प्रूफ कर लिया है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास कि ट्राइंगल बी क्यू बी यानी ट्राइंगल पी क्यू बी, जो कि हमें प्रूफ करने के लिए कहा था इन्होंने, ठीक है, हमने प्रूफ करना था कि पी आर बी के बराबर है, यानी इसके ऊपर ए ए ए ए एस की ए एस ए की प्रॉपर्टी लग रही है। ए एस ए की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ए एस ए क्या प्रॉपर्टी, ए एस ए में कहा जाता है कि अगर दो एंगल सेम आ गए हैं और एक साइड सेम आ गई है, दो एंगल ए एक एंगल के लिए और दूसरा है दूसरे एंगल के लिए, दो एंगल सेम आ गए हैं जो कि हम ऊपर सेम निकाल चुके हैं, और एक साइड सेम आ चुकी है तो वो भी हम निकाल चुके हैं। तो यानी दो एंगल सेम आ जाए, एक साइड सेम आ जाए, तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये बी पी क्यू एक ट्रायंगल हो गया, या पी क्यू बी एक ट्रायंगल हो गया, पी आर बी दूसरा ट्रायंगल हो गया, दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आएंगे तो यानी तमाम एंगल सेम, तमाम साइड सेम। तो ये जो इन्होंने कहा था ना कि पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये पी क्यू के पी आर के, तो बिल्कुल ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ रही है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में तमाम एंगल सेम होते हैं, तमाम शेप सेम होते हैं, जब भी एक दूसरे को आपस में छुपा लेते हैं तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट बाय कॉन्ग्रुएंट ऑफ साइड्स, तो ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो ये जो है आपने यहाँ लिखना था और हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। अब हमने दो सवालात करने हैं वही कॉन्ग्रुएंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि इन द फिगर, यानी ये जो फिगर दिया हुआ है आपको, वी हैव ट्रायंगल ए सी ई, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह का ट्रायंगल हमने ऊपर उसको थ्योरम से सॉल्व किया था, जब वो कॉन्ग्रुएंट है बी डी ई के, सच दैट, तो कहा जा रहा है कि लाइन जब हमने मेजर की, यानी मैं आपको बता दूं ट्रायंगल बनाकर, कंफ्यूज ना हो जाए कहीं आप, ये मैं बने रहने दूंगा, ये मैं रिमूव नहीं करूंगा, ठीक है। तो उधर भी जब बनाऊंगा ना दूसरे में भी ये चीज़ रिमूव नहीं करूंगा। देखिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, मैं चाहता तो सिर्फ लिखवा देता और आपको कहता कि आप ये कर लीजिए, लेकिन मैंने ये बेहतर ना समझा, मैंने बेहतर समझा कि मेरा चाहे टाइम जाए लेकिन आपको बेहतरीन लेक्चर मिल जाए, आपको थ्योरम समझ में आ जाए कि थ्योरम वाकई होता क्या है। तो डिटेल में समझा दिया मैंने, इतना डिटेल में कि अब आपको मुश्किल नहीं होगी थ्योरम को पहचानने में, ठीक है। तो इन्होंने ये कह रहे हैं, अच्छा ये एंगल बना दिए यहाँ पर इन्होंने, तो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल आप पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ए सी ई, यानी ये ए सी ई जो है ये कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के बी डी ई के, बी, अच्छा ये ज़रूर बनाया करें कि इससे पता चलता है ट्रायंगल है, बी डी ई के, ठीक है, बी डी ई के। तो आपने क्या करना है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने यानी आप यहाँ पर आपको चंद चीज़ें दी हुई हैं। इन्होंने कहा कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता है कि तमाम साइड्स भी एक दूसरे के बराबर होंगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो इन्होंने जब मेजर किया, अच्छा जब भी कॉन्ग्रुएंट हटाते हैं ना तो मेजर लगा देते हैं, एम का साइन लगा देते हैं। तो इन्होंने जब मेजर किया ए सी को तो वो बराबर आया मेजर करने पे बी डी के बिल्कुल बराबर आ गया, और ये आया 3 सेंटीमीटर, दोनों 3 सेंटीमीटर। तो कॉन्ग्रुएंट में मैंने आपको कहा था ना कि जो जितनी बड़ी ए बी होगी उतनी ही बड़ी लाइन बी डी या डी बी कह लीजिए उतनी ही बड़ी होगी। तो देख लें यहाँ भी प्रूफ हो रहा है कि ए बी भी 3 सेंटीमीटर की है और डी बी भी 3 सेंटीमीटर की। तो ये कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं है, तो आपको पता है ना, अब एंगल बताओ कि एंगल बताओ, आपके पास एंगल है 3x + 1, ये एंगल है आपके पास, और दूसरा एंगल है आपके पास, अच्छा यहाँ भी एम आएगा, ठीक है, यहाँ भी एम आएगा, यहाँ भी उधर एम दिया हुआ नहीं है सवाल में, एम लगाइएगा कि एम एंगल, यानी मेजरमेंट किया एंगल, एम का मतलब होता है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट किया तो इतना एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये बराबर आ रहा है आपके पास 3y - 2 के, तो ये है। और अब तीसरा एंगल आपको दिया हुआ है, तीसरा एंगल आपको क्या दिया हुआ है, बी। तो थ्योरम में आप एक चीज़ पढ़ चुके हो और मैं दोबारा आपको वो बताऊंगा जो कि पीछे पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ लिखे ही रहने देंगे। देखें
आप ये बात पढ़ चुके हैं ना कि जब भी ए और बी को बीच में से कट किया जाएगा तो ए ई भी सेम आएगा आपस में और ई बी भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पे जब भी कुछ कट करते हैं तो आधा हिस्सा उधर चला जाता है, आधा हिस्सा इधर आ जाता है। अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, उसे बीच आधा तोड़ना चाह रहे हैं, यानी 5 रुपए की चीज ले लेंगे, पाँच 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 दो दो करवा लेंगे, यानी समझे आपके पास 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो बीच में से तोड़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर की इधर बच जाएगी, 5 सेंटीमीटर की इधर बच जाएगी ना। तो बिल्कुल यही काम मिड पॉइंट भी करता है कि आधा उधर भेज देता है, आधा इधर मंगा लेता है चीज को। ठीक है, तो चलें आप आगे करते हैं और आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, और कंपेयर कराना पड़ेगा जब भी हमारे पास जो है वो चीज आएगी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो एंगल है ए, एंगल बी के बराबर होगा, क्योंकि सामने वाला एंगल आपस में एक दूसरे के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, सामने वाले एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर आते हैं। ठीक है, एक दूसरे के। तो एंगल ए जो है, यानी मेजरमेंट वाला एंगल ए जो है, ये मेजरमेंट वाले एंगल बी के बराबर होगा। बराबर है कैसे पता चलेगा? कि कॉन्ग्रुएंट है और एक दूसरे के सामने बन रहे हैं, तो बराबर होंगे। तो जो वैल्यू ए की है वो लिख दीजिए 3x+1। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का समझ गए ना? कुछ मुश्किल तो नहीं हो रहा होगा आपको। मैं आई होप, इस बात की मैं पक्की उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा नहीं होगा जो रह गया होगा। बहुत डिटेल में समझा दिया है कि ये डिग्री का साइन डिग्री के साइन से कैंसिल हो गया। तो 3x+1। तो अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, पीछे बहुत बार सिखा चुका हूँ, बहुत जो है हम एक्सट्रीम लेवल तक इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक्स यहाँ क्या हो रहा है? प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस एक्स। अच्छा, 1 क्या हो रहा है वहाँ? प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 34। 2 क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू तो आपने निकाल ली, जो कि आपके पास आ रही है, ये 2 है नीचे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 2 है। तो 34 डिवाइडेड बाई 2, 34 डिवाइडेड बाई 2 17 आ रहा है आपके पास। कितना आ रहा है? 17। और आंसर सही निकाला है गलत निकाला है कैसे पता चलेगा? इस 17 को इधर पुट कर दीजिए, अगर दोनों तरफ चीजें सेम आ गई तो आंसर सही निकाला होगा। ठीक है, और वैसे भी हमने इसका आंसर सही निकाला है, इसका आंसर 17 ही आना था। ठीक है, तो 17 इसका आंसर आना था, बिल्कुल सही निकाला। लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको x के साथ साथ y की वैल्यू भी बतानी है। तो x की वैल्यू तो पता लगा ली हमने, 17 है। अब y की वैल्यू पता लगाते हैं। चलें, इसको रिमूव कर देता हूँ। चलें, एक और चीज सुने। आपको पता है ये बात अच्छी तरीके से कि अगर मैंने आपको बोला था ना कि अगर हमारे पास ए बी एक लाइन है और ई ने मिड पॉइंट से काट दिया है, तो जो एंगल हमारे पास इधर वाले ई का होगा, यानी ए और ई का जो एंगल होगा, वही एंगल ई और बी का भी आएगा। यानी जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। तो यानी ए का एंगल ई के बराबर आ जाएगा, और अगर आप चाहें तो ई का एंगल बी के बराबर भी आ जाएगा। तो आपके पास क्या है कि मेजरमेंट एंगल ई जो है वो बराबर आ रहा है मेजरमेंट एंगल ए के। चाहे तो इससे सॉल्व कर लीजिए या चाहे तो इससे सॉल्व कर लीजिए कि दोनों में आपके पास आंसर सेम आएगा। चले, मैं दोनों से आपको आंसर निकाल के सेम दिखाता हूँ। आपको अब पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंट होने का फायदा क्या है, कि हम एक चीज की मदद से दूसरी चीज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है? मेजरमेंट एंगल ई क्या दिया हुआ है? 3y-2, और ये डिग्री का साइन। और ये क्या दिया हुआ है आपको? 3x+1। देखिए, सीखने की बात है, बस अगर सीख जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैथमेटिशियन बन ही जाएंगे। एक गलती हो गई है, मन नहीं लिखा। ठीक, अब काट दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो हमें x पुट करना पड़ेगा, वो तो हमें पता है, वो हमने 17 निकाला था ऊपर ही। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। मैं दोनों तरीके इसलिए करा रहा हूं क्योंकि दोनों में y के आंसर सेम आएगा। y का आंसर जितने भी तरीके से करें एक ही आना चाहिए, अलग अलग नहीं आएगा। इस तरीके से भी y का आंसर सेम आएगा, इस तरीके से। तो इससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि जब कोई चीज बीच में से काटती है ना, तो आधा उधर छोड़ देती है, आधा इधर छोड़ देती है, और एंगल भी सेम हो जाता है। तो 3 × 17 तो 51 हो गया। 51 + 1 तो 52 हो गया। 3y-2 52 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 52। थोड़ा सा ये जो है ना 52 सही नहीं लिखा, इसको इस तरह करके लिख देते हैं। अब जगह नहीं है हमारे पास, हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करा लेते हैं, थोड़ी सी आसानी कर देते हैं। 2 क्या हो रहा है यहाँ? माइनस, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। 3y 52
+2, तो कितना हो गया हमारे पास 3y, ये हो गया हमारे पास 54। अब इसको इधर कर लेते हैं, एक स्टेप इधर कर देता हूँ मैं कि ये y हो गया 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 54 के नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। चले अब y का आंसर आ जाएगा यहाँ हमारे पास। तो 54 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आता है 18, तो y आपके पास आ रहा है 18। अच्छा अब मजे की बात बताऊं, इधर भी y वही आना चाहिए जो इधर आया है, इधर भी y वही आना चाहिए जो कि इधर आया है। तो देखें ये क्या दिए, किसके बराबर दिया भाई, इसके बराबर दिया ना, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया हमारे पास x प्लस 35, तो आप जानते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 35। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आती है वो पुट कर देता हूँ सबसे पहले तो मैं 17। ठीक है, 17 में प्लस कर दीजिए 35, 17 प्लस 35 द आंसर इज 50। अच्छा ये 2 है 3 नहीं है, आंसर इज 52। क्या हो रहा है माइनस, तो वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 54। इसको नीचे ले आके डिवाइड करा दीजिए, 54 को डिवाइड करा दीजिए 3 से, तो y आपके पास आ गया 18। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 18 आ गया। तो देखिए हमने बिल्कुल सही किया, तो दोनों तरह से हमने y सही निकाला। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट का फायदा कि एक चीज निकाल लो दूसरी चीज खुद ही बता दोगे कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ए ई का जो यानी ये जो ई एंगल बन रहा है ये इधर 18 है तो उस तरफ भी 18 ही बना रहा होगा क्योंकि वर्टिकल एंगल है। तो प्रूफ हो गया हमारा, हमने निकाल लिया x और y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी आई 18, x की वैल्यू आई 17। ठीक है, चले अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो कि आसान है। चलें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको देखें क्या दिया हुआ साइड्स। सबसे पहले तो मस्ट है कि मैं आपके लिए ये एंगल्स ड्रॉ करूँ, ये जो ट्राइंगल्स दिए मैंने ड्रॉ करूँ। अच्छा अगर आप गौर से नोटिस करें तो आपको पता चल रहा है कि एंगल्स आपस में बराबर हैं, चीज़ें आपस में बराबर हैं। चले मैं आपको बताता जाऊँगा और इंशाल्लाह सॉल्व करवाता जाऊँगा। ये ज्वाइन कर दिया, तो बहुत से बच्चे इस वीडियो का वेट कर रहे थे, तो मैं उन तमाम बच्चों को बोलूँगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे टाइम यूँ लग रहा था कि काफ़ी जो है वो चीज़ों को सॉल्व करवाना था, यानी काफ़ी ज़्यादा बताना था, सॉल्व करवाना था। और मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है अभी भी कि मैं पढ़ा सकूँ, लेकिन हिम्मत करके इतने सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने इस वीडियो को बनाया। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है इस वक्त, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके काम किया। ठीक है, तो ये आ रहा है, तो आप लोग जो है वो दुआ कीजिएगा कि तबीयत ठीक हो जल्द से जल्द, ताकि मैं आगे इस पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू रख सकूं। ये पी है आपके पास, देखें भाई डी ई इधर भी वही है जो इधर आएगा, यानी डी ई कॉन्ग्रुएंट है क्यू पी के, डी एफ कॉन्ग्रुएंट है आर पी के। ठीक है, दो लाइन बना देता हूँ। अच्छा एफ ई कॉन्ग्रुएंट है आर क्यू के, तीन लाइन बना देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट सेम शेप सेम साइज। ठीक है, चलें गिवन में क्या दिया हुआ देखते जाते हैं और जल्दी जल्दी करके जाते हैं। तो ये आपको बताया जा रहा है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर डी ई एफ पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने जब मेजरमेंट की, यानी हमने मेजरमेंट की जब डी ई की जब हमने यानी डी ई को मेजर किया तो हमारे पास वैल्यू आई, हमारे पास वैल्यू क्या बनी, हमारे पास वैल्यू आई 6x प्लस 1 आया हमारे पास। अब x की वैल्यू हमने निकालनी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। इसी तरह से जब हमने मेजरमेंट की एम ई एफ की यानी स्केल रख के मेजर किया तो हमारे पास आया 8 सेंटीमीटर। अच्छा इसी तरह से हमने पी क्यू को जब मेजर किया, मेजर एम का मतलब है मेजर, फिर बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं समझ लीजिएगा इसका मतलब। तो हमारे पास आया 5y माइनस 7। इसी तरह से हमने जब मेजर किया पी या आर क्यू है, पी क्यू नहीं है, पी क्यू को जब मेजर किया तो हमारे पास आया
10x माइनस 19। तो अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करें x की, वैल्यू फाइंड करें x की और वैल्यू फाइंड करें y की। ठीक है, तो यहाँ हम नीचे करेंगे जो भी काम करेंगे। तो थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ करता हूँ, जो भी काम करूंगा नीचे करूंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका था कि डी ई कॉन्ग्रुएंट है क्यू पी के, यानी कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब बराबर होगा, एक जैसा होगा। तो मेजरमेंट डी ई जो है ये पूरा का पूरा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। यानी एक के ऊपर एक ट्रायंगल मैंने रख दिया ना, तो आपको सिर्फ एक ही ट्रायंगल नजर आना है, दो नजर नहीं आना, क्योंकि बराबर है, सेम शेप, सेम साइज, सेम एंगल, सेम साइड, सब सेम है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट डी ई बराबर है मेजरमेंट क्यू पी के। आप देख भी सकते हैं मैंने एक लाइन लगाई है ना, तो ये लाइन इसके बराबर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोई भी गलती नहीं होगी हमसे आगे, अगर सही करेंगे तो। ठीक है, चलिए थोड़ी राइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है क्योंकि हाथ भी नहीं आ रहा, ऊपर से फिर हाथ भी, तबीयत भी ख़राब है ना, इसलिए मुश्किल हो रही है थोड़ी। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा दे तो फिर आगे कंटिन्यू करता रहूँगा चीज़ों को। चलें, तो वैल्यू क्या दी हुई डी की, देखें यहाँ दी हुई है 6x + 1 इक्वल टू, और इसकी दी हुई है 10x - 19। तो ये हमारे को जो है इसकी वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, बस अब हमने जो है वो सिंप्लीफाई कराना है और अपने आंसरों को जो है वो निकाल लेना है। बस सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं करना। क्वेश्चन इक्वेशन बन गई है ना, इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आ गई होगी। तो एक काम करते हैं, 1 इधर रहने देते हैं, -19 इधर आके +19 हो जाएगा। ये 10x और 6x वहाँ प्लस था, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये 20 हो गया। ये हो गया हमारे पास 4x। ठीक है, गलती तो नहीं की ना मैंने, हाँ 4x। तो 20 से डिवाइड करा दिया 4 को, क्योंकि ये x के साथ प्लस हो रहा था, माइनस हो जाएगा, x पहले लिख दिया। अच्छा, 20 डिवाइडेड बाय 4, द आंसर इज 5। तो x जो है हमारे पास 5 आ रहा है, x क्या आ रहा है 5। ठीक है, चलें, अब आपको एक और बात पता है कि ई एफ कॉन्ग्रुएंट है आर क्यू के। आप देख के भी पहचान सकते हैं कि सेम सेम बना हुआ है, और वैसे भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि यहाँ पे भी कहा जा रहा है। तो ई एफ कॉन्ग्रुएंट है, यानी बराबर है आर क्यू के। तो ई एफ क्या दिया हुआ है आपको 8, अच्छा सेंटीमीटर भी लिख लीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर है क्योंकि वो सेंटीमीटर का है ना, उसमें तो हमें सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर कह दिया है। अच्छा, बाकियों के साथ भी मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लीजिए, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लीजिए, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, जब कह रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिख के शो करना पड़ेगा। तो ई एफ तो आपको पता है 8 सेंटीमीटर था। अच्छा, एम आर कितना सेंटीमीटर था, सॉरी क्यू आर कितना सेंटीमीटर था, यानी क्या वैल्यू थी उसकी, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ हम सिर्फ सॉल्व करा रहे हैं सिंप्लीफाई। तो इसको उधर ले जाते हैं, 8 + 7 5x, यानी यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15, क्योंकि 7 और 7 14 होता है, लेकिन यहाँ 8 और 7 है तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 कर दीजिए, असल में मैं 5 थोड़ा सा इसकी तरह बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने पर आता है 5 के टेबल में, 1 पर, ये 3 पर। तो y = 3 आंसर आ रहा है आपका। तो y आ रहा है 3 और x आ रहा है आपका 5 सेंटीमीटर। अच्छा, सही निकाला है गलत निकाला है कैसे पता चलेगा, आपको इस तरह पता चलेगा कि ये जो x और y है ना, जो x और y आपने निकाला है ऊपर इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दोनों साइड सेम आ जाएगी। चले मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ, आप जो है ना इसको अच्छी तरीके से फिर समझ जाएंगे। तो हमें इधर रिमूव करना पड़ेगा पहले, चले मैं इधर ही कर लेता हूँ छोटी सी जगह बनाकर। ठीक है, इधर कर देता हूँ, फिर मिटा दूंगा, यहाँ कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ छोटी सी जगह बनाकर इधर करते हैं कि ये 8 = 5y - 7। तो y कितना आया था 3 ना, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर हम 5 3 और ये, तो ये हमारे पास हो गया 8। तो कितना होता है 3 × 5 15 - 8, 15 में से माइनस कर दो 7 को, तो कितना बच जाएगा 8। तो देखो 8 = 8, 8 = 8 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हमने सही किया है। ठीक है,
चलें, तो हमने इसी तरह से x भी पुट करेंगे ना इधर, तो भी x भी सेम आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, चारों सवालात करा दिए, डिटेल में समझा दिया, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने स्किप किया हो या नहीं बताया हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये थोड़ा मुश्किल है, पहला ही ज्योमेट्री का क्वेश्चन था और पहला ही एक्सरसाइज थी, तो मैंने कोशिश किया कि बेहतरीन आपको जो है वो मैं डिटेल में दूँ चीज़ें, ताकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल ना बन सके। तो आई होप अच्छा लेक्चर रहा होगा आपके लिए, एक नई चीज़ सीखने के लिए मिली होगी। और याद नहीं कीजिएगा, समझिएगा जो कि मैंने समझाया है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो और देख लें। अक्सर बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो एक बार में नहीं समझ पाते, लेकिन जब वो दूसरी बार वीडियो देखते हैं ना तो उन्हें समझ में आ जाता है। अब ये ऐसा होता क्यों है ये बता देता हूँ, ताकि कोई चीज़ बता रहा हूँ तो वजह तो होगी ना। देखिए मेरा ऐसा जहन है कि किसी भी काम की वजह होती है होने की, तो उस वजह की तरफ हमें देखना होता है। देखिए जब आप पहली बार देखते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो बिल्कुल नई होती है आपके लिए, वो बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन निकल जाती है आपके सर से। लेकिन जब आप दूसरी बार देखते हैं ना, आप उसी चीज़ को देख चुके होते हैं, फिर आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, फिर एकदम से ऐसे करके समझ में आ जाती है बात। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। यानी अक्सर होता है ना कि एक बार पढ़ो तो याद नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से एक बार वीडियो देखेंगे कैसे समझ में आएगी बात। तो 2-3 बार पढ़ते हैं, 4-5 बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, याद हो जाता है, फिर वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रह जाती है कभी कभार। तो इसी तरह से 1-2 बार वीडियो देख लें, वीडियो 3-4 बार नहीं देखनी, वीडियो दूसरी बार देख लें। तो दूसरी बार जब देखेंगे ना, आपको वही चीज़ दोबारा दोहराऊंगा, मैं बोलूंगा, वही चीज़ समझाऊंगा ना दोबारा जो पहले पढ़ाया था, और सेम तरीके से, तो आपके जहन में बैठ जाएगी कि वाकई सर क्या बात बता रहे थे। तो आई होप कुछ ऐसा नहीं हो गया जो कि आपको कंफ्यूज कर गया होगा या समझ नहीं आया होगा। अच्छा, ग्रुप के बारे में बता दूं कि नोट्स जो है वो एक और बन गए हैं हमारे पास, उर्दू के भी बना लिए हैं नोट्स। ठीक है, उर्दू, फिज़िक्स, इस्लामियत, अच्छा, और इंग्लिश, इन सब के नोट्स बना लिए हैं। फ़ीस जो है वो इनकी हमने रखी है 400। ठीक है, तो 300 रखी है बल्कि इनकी फ़ीस। ठीक है, 300 रखी है। और हमारे पास उर्दू के नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखे, हमने उर्दू के नोट्स की फ़ीस नहीं रखी है। अच्छा, ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहें तो 500 जो है वो ग्रुप की फ़ीस है, जिसमें नोट्स भी मिल जाएंगे, तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसके लिए आपको फिर कुछ अलग पे नहीं करना पड़ेगा। बस इस 500 के अंदर तमाम लेक्चर्स, तमाम यूनिट्स, तमाम नोट्स, तमाम बुक का PDF, गैस पेपर, मॉडल पेपर, जो भी हम मेहनत करेंगे वो शेयर कर देंगे। ठीक है, ग्रुप में। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, ग्रुप से मुताल्लिक, नोट से मुताल्लिक रहनुमाई कर दूंगा। और लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक तमाम लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो जो भी लेक्चर देखना हो, एक्सरसाइज का नाम लिखें, न्यू मैथ बुक लिखें, आगे MF इंग्लिश सेंटर लिख दीजिए। ठीक है, MF इंग्लिश सेंटर लिख दीजिए, तो आपको जो है वो वीडियो वो आ जाएगी आपके पास, सर्च में आपको नज़र आ जाएगा कि ठीक है कि हमने कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे बना रखी है। या आप चैनल भी चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।